नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक एजुकेशन स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि हम बता दें कि आज हम महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि लेकर आए हैं। जो चैप्टर है हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में जो चैप्टर यानी कि सल्तनत कालीन की शासन व्यवस्था, यानी सल्तनत कालीन की शासन व्यवस्था पर आज हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यानी कई बार ऐसे इसमें बहुत बार क्वेश्चन रखे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन उठकर आते हैं और कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। हमने देखा है कई बार एग्जामों में एसएससी, पुलिस, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी सल्तनत काल में यानी कि कितने कि वंशों ने राज्य किया दिल्ली पर, तो 5 वंशों ने राज्य किया, जिसमें उनकी शासन व्यवस्था क्या थी और उनसे संबंधित जो भी तत्व हैं और उससे कि अच्छे से जानकारी लेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं सल्तनत काल की जो शासन व्यवस्था क्या, पहले केंद्र, हम केंद्र से प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय प्रशासन, यानी जो केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था उसका मुखिया सुल्तान हुआ करता था। यानी कि उसका जो मुखिया हुआ करता था सुल्तान के नाम से जाना जाता था। सुल्तान के नीचे एक पद था वजीर, एक पद जो था वजीर के नाम से जाना जाता था। वजीर को हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं और यह राजस्व विभाग का अधिकारी भी हुआ करता था। कौन? वजीर। जो कि सुल्तान के नीचे जो वजीर एक पद था, यह पद कि राजस्व विभाग का एक अधिकारी भी हुआ करता था। उसके साथ साथ यह कि प्रधानमंत्री के नाम से भी कि हम प्रधानमंत्री से कह सकते हैं, प्रधानमंत्री की तरह इसका पद हुआ करता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें कहा है कि मुशर्रिफ ए मुमालिक, मुशर्रिफ ए मुमालिक कि मुशर्रिफ ए मुमालिक जो पद था ये महालेखाकार के नाम से जाना जाता था। इसे महालेखाकार कहा जाता है। यह क्या करता, ये इसकी कि इसका पद क्या था, ये क्या क्या करता था? ये प्रांतों एवं विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। यानी कि मुशर्रिफ ए मुमालिक, यानी फारसी भाषा में पहले इसे मुशर्रिफ ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे महालेखाकार कहा जाता है। ये क्या करता है? प्रांतों एवं विभागों से प्राप्त जो आय और व्यय यानी कि जो प्रांतों से जो आय व्यय होता था उसका लेखा जोखा करता था। लगान लेना और वसूली करना जो भी हुआ करता था, हमें क्या करना, कितना देना है किसको, उसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है तो यह महालेखाकार ही लेता था। यानी जिसे फारसी भाषा में हम कह सकते हैं मुशर्रिफ ए मुमालिक के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि यानी कि जो अमीर थे, अमीर किसके शासनकाल में कि बिल्कुल बिल्कुल टूट चुके थे। यानी उनको बिल्कुल जड़ से कि जड़ कमजोर कर दी थी अमीरों की, यानी उन्होंने अमीरों का दमन किया था। तो प्यारे दोस्तों, बलबन और अलाउद्दीन के समय में अमीर कि बहुत बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, बहुत कि बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुके थे। उनकी जो खेती हुआ करती थी, उनकी यानी उनसे जो भी धंधा हुआ करता सब छीन लिया जाता था और जितनी भी कि जमीन लेकर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता था। खालसा भूमि उसे कहा जाता है जिससे कि उपजाऊ उपजाऊ में बदल देना। तो खालसा सारी भूमि उनसे, जो अमीरों की जो सारी भूमि हुआ करती थी वो लेकर उनसे और छीनकर उन खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा कि लगाया जाता है कि उनसे जो धन हुआ करता था अमीरों से, वो सब छीन लिया जाता था, उन्हें निर्धन कर दिया जाता। बलबन और अलाउद्दीन के समय में वो बिल्कुल ही घुटने टेक चुके थे जो अमीर हुआ करते थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आरिज ए मुमालिक, जिसे फारसी भाषा में आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। दीवान ए अर्ज, हम इसे दीवान ए अर्ज कह सकते हैं या इसे सैन्य विभाग, ये सैन्य विभाग हुआ करता था पहले। कि आरिज ए मुमालिक कहा जाता था, जिसे हम दीवान ए अर्ज भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको हम सैन्य विभाग के नाम से जाना जाता था।
यानी सहन विभाग क्या होता था, सहन विभाग से संबंधित जो भी मतलब कि यानी कि सैन्य विभाग इसी के अंडर में आता था। जितना भी सैन्य विभाग यानी कि जितनी भी सेना थी, आरिज मुमालिक एक जो पद हुआ करता था, फारसी भाषा में आरिज मुमालिक कहा जाता था, दीवाने अर्ज के नाम से भी जाना जाता था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दीवाने दीवाने खैरात, ये मतलब कि किससे संबंधित है, दान विभाग से संबंधित है। यानी दीवाने खैरात के द्वारा कोई भी दान दिया जाता था, किसी को भी दान दिया जाता था, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुसलमान मतलब की हो, तो उनको जो दान दिया जाता था वो किसके द्वारा दिया जाता था, दीवाने खैरात के इस विभाग के द्वारा, जिसे हम दान विभाग के नाम से जाना जाता था। यानी कि कई शासक ऐसे हुए जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया, और ऐसे बहुत से शासक हुए जिन्होंने ब्राह्मणों से, गैर मुसलमानों जो थे उनसे कर लिया, और बहुत हद से ज्यादा कर लिया। दीवाने बदगान जिसे हम दास विभाग के नाम से कह सकते हैं। दास विभाग क्या होता है, दास विभाग उसे कहा जाता है जो सेना की सेवा के लिए रखा जाता था, मतलब कि उसे खरीदा जाता था, मतलब कि दीवाने बदगान, इसे फारसी भाषा में दीवाने बदगान के नाम से जाना जाता है। दास विभाग यानी सीधे गुलाम भी कह सकते हैं। यानी गुलाम वंश की आपको स्थापना पता ही है, 1206 ईस्वी में हो चुकी थी। और इसमें क्या होता है कि ये जो मतलब कि दास रखे जाते थे, ये सैनिक सेवा के लिए रखे जाते थे, उनकी हुलिया ठीक करना और उनसे जो भी संबंधित सेवा हुआ करती थी वो इनके द्वारा की जाती थी। और दीवाने इस्तिहाक फारसी भाषा में इसे दीवाने इस्तिहाक कहा जाता है, और इसको पेंशन विभाग के नाम से जाना जाता है। किससे, पेंशन विभाग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भी मुसलमानों को या गैर मुसलमानों को जो किसी को पेंसिल दी जाती थी, तो प्यारे दोस्तों वो किसके तहत दी जाती थी, दीवाने इस्तिहाक। तो प्यारे दोस्तों यानी कि दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग से संबंधित है, यानी यह पेंशन विभाग से संबंधित था, जिसे हम फारसी भाषा में कहते हैं दीवाने इस्तिहाक, इसे पेंशन विभाग कहा जाता है। ये क्या होता है कि जो भी मतलब मुसलमान या गैर मुसलमान जो इससे पेंशन से संबंधित जो भी मतलब कि पेंशन दी जाती थी, और उनसे संबंधित यानी कि जो युद्ध में मतलब कि जो शहीद हो जाते थे या मर जाते थे, उनके माता पिता या कई जो विधवाएं हुआ करती थी मुसलमानों में, और महिलाओं और बच्चों को, यानी जो भी पेंसिल दी जाती थी वो दीवाने इस्तिहाक के तहत दी जाती थी। अब देखते हैं दीवाने मुस्त खराज, यह वित्त विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है, वित्त विभाग से संबंधित है। यानी कि वहां की जो वित्त व्यवस्था है, यानी कि वित्त विभाग है, यानी कि जो मतलब कि वहां की जो भी मतलब की समस्या है, या मतलब सड़कें बनवाना और कहीं कुछ कराना, बाग बनवाना, तो वित्त विभाग से संबंधित दीवाने मुस्त खराज, मतलब इसे फारसी भाषा में कहते हैं, और इसे वित्त विभाग के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि एक बात, दीवाने खैरात, दीवाने बदगान, दीवान ए इस्तिहाक, ये तीनों जो विभाग हैं प्यारे दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में प्रारंभ हुए। किसके शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में प्रारंभ हुए। तो प्यारे दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है कि दीवाने खैरात ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुए। तो प्यारे दोस्तों इसे याद रखें, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये मतलब कि उन्होंने ही प्रारंभ किए थे, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसे याद रखें। दीवाने मुस्त खराज, जो दीवाने मुस्त खराज है प्यारे दोस्तों, इससे क्या संबंधित है, इसमें यानी कि यह वित्त विभाग से संबंधित है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे प्रारंभ किया था। दीवाने कोही
ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। दीवाने कोही, ये कई बार एग्जाम में आया भी है, इसे याद रखें। दीवाने कोही ये कृषि विभाग से संबंधित है। इसे यानी कि ये फारसी भाषा में दीवाने कोही के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे हिंदी में कृषि विभाग कहते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ इसे करवाया था। तो प्यारे दोस्तों, इसमें एक हमें बात देखने को मिलती है कि जो केंद्रीय प्रशासन का जो यानी का जो मुखिया हुआ करता था, जिससे सुल्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो अमीर हुआ करते थे, अमीर किस शासन काल में चरमोत्सव पर थे? तो प्यारे दोस्तों, यानी कि लोधी वंश, यानी किस वंश के समय? लोधी वंश ऐसा मतलब कि शासन, मतलब कि लोधी वंश ऐसा एक वंश था जिसके शासन काल में जो अमीर थे उस समय उनका चरमोत्सव पर हुआ करता था। मतलब अमीर बहुत रईस हुआ करते थे, उनके पास, सबके पास धन दौलत और कृषि मतलब कि खेती बाड़ी सब कुछ हुआ करती थी। तो प्यारे दोस्तों, और हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जिससे यानी कि जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था, यानी कि सल्तनत काल में इक्ता या सूबा किसे कहा जाता है? सल्तनत काल में यह मतलब कि एक ग्राम की छोटी इकाई, सूर्य मतलब कि इसमें क्या दिया हुआ है? तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि इससे थोड़ा इसको भी समझते जाएं। इसमें एक देखने को मिलता है कि केंद्रीय प्रशासन, यानी केंद्रीय प्रशासन की एक फारसी भाषा में हम कह सकते हैं कि मजलिस खलवत, जिसे हम कहते थे, यानी कि केंद्रीय प्रशासन को मजलिस खलवत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें देखने को मिलता है कि मजलिस खलवत की जो बैठक होती थी, यानी कि मजलिस खास में मजलिस खलवत की बैठक हुआ करती थी। मजलिस खास में मजलिस खलवत की बैठक हुआ करती थी। मजुमदार क्या हुआ करता था? यानी कि मजुमदार ये क्या हुआ करता था? यानी कि मजुमदार ये क्या हुआ? मजुमदार जो था, ये दिए गए धन का, यानी दान दिए गए धन का, यानी कि इससे संबंधित था। जो विभाग ये था कि सबको दान देता था, यानी दान विभाग से संबंधित था। यानी कि मजमू आदर, जिसे हम मजमू आदर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मजमू आदर के नाम से जाना जाता था। ये क्या हुआ करता था कि ये विभाग, यह मतलब दिए जो दान में दी जाती थी, कोई भी वस्तु या खजाना कुछ भी, ये उससे संबंधित था। यार दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख सकते हैं आप। तो प्यारे दोस्तों, इसमें देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो था वो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था वो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे हम इक्ता या सूबा के नाम से जाना जाता था। जिसे हम इक्ता या सूबा मतलब के नाम से जाना जाता था, जो दिल्ली सल्तनत का। तो प्यारे दोस्तों, यानी दिल्ली सल्तनत काल जो था वो अनेक प्रांतों में बटा था, जिसे हम इक्ता या सूबा के नाम से जानते थे, यानी इक्ता या सूबा के नाम से जाना जाता था। अब इसमें देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन व्यवस्था है, दिल्ली सल्तनत की जो शासन व्यवस्था वो कौन संभालता था? उसे क्या कहा जाता था? यानी कि नायब या वली या मुफ्ती के द्वारा संचालित की जाती थी। दिल्ली सल्तनत काल की जो शासन व्यवस्था किसके द्वारा संचालित की जाती थी? दिल्ली सल्तनत काल की शासन व्यवस्था, जिसे हम नायब या वली या मुफ्ती या मुक्ति के द्वारा संचालित की जाती थी। इसमें देखते हैं कि इक्ताओं को सिक्कों में विभक्त किया गया था। यानी सिक्कों को हम जिला कह सकते हैं। यानी कि इक्ता एक प्रांत हुआ करता था। इक्ता एक प्रांत के नाम से जाना जाता था। इक्ता को सिक्कों में विभक्त किया गया था, जिसे हम जिला कह सकते हैं, और किया गया था, जहां का प्रमुख एक अधिकारी सिकदार होता था। उसका यानी कि जो हर एक जिले का अधिकारी, जिसे
सिकदार के नाम से जाना जाता था। यानी कि फारसी भाषा में हम सिख को सिख कहते थे, यानी जिले को सिख कहा जाता था और प्रांत को हम एकता कहा जाता था। यानी प्रांत को हम फारसी भाषा में एकता कहते थे और सिखों जिलों को सिख सिख नाम से जाना जाता था। अब हम देखते हैं कि सल्तनत काल में एक शासन व्यवस्था एक ऐसी मतलब की है जिससे संबंधित राजस्व यानी कि राजस्व विभाग से व्यवस्था एक ऐसी है, यानी कि महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है वहाँ की हमने देखने को मिलती है सल्तनत काल में। लेकिन इसमें राजस्व व्यवस्था भी अच्छी थी। राजस्व जिसे हम कर कहते हैं, इसमें कौन से कर लिए जाते थे? उस्र, खराज, जकात, जजिया और खम्स। यानी कि इसमें 5 ऐसे कर थे जो हर एक यानी कि सल्तनत काल में जितने भी वंश रहे हर एक वंशों में मतलब कि अलग अलग प्रकार के कर लिए गए थे। लेकिन 5 ऐसे मुख्य ऐसे कर हैं। उस्र कर, उस्र कर उसे कहा जाता है जो मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था। यानी कि उस्र कर उसे कहा जाता है जो मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था। हम देखते हैं खराज। खराज किसे कहते हैं? हम खराज उसे कहते हैं जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। भूमि कर यानी भूमि पे जो कर लिया जाता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जकात कर। जकात कर उसे कहते हैं यानी कि मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था, जिसे हम जकात कर के नाम से जाना जाता था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे याद रख सकते हैं। यानी कि जकात कर एक ऐसा कर था जो मुसलमानों से धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। और इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों कि एक चीज हमें देखने को मिलती है कि यानी कि जजिया कर। जजिया कर ये कैसा था कर? जजिया जो कर था प्यारे दोस्तों, जकात कर मुसलमानों से धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। जजिया कर यह गैर मुसलमानों से धार्मिक के रूप में लिया जाता था। धार्मिक कर जो था वो गैर मुसलमानों से था, यानी हिंदुओं से लिया जाता था, और जकात कर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि ये धार्मिक कर हुआ करता था। खम्स क्या है प्यारे दोस्तों? खम्स ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसे याद रखें। खम्स जो कर है ये क्या है कि जो जो भी शासक यानी राजा जो भी कहीं युद्ध में जहां होता था या युद्ध करने जाते थे तो भारी मात्रा में हीरा मतलब की भारी वस्तुएं और हीरा मोती जवाहरात मतलब की सारी मतलब की माल खजाना जो भी लूट कर सैनिक उनके लाते थे, तो प्यारे दोस्तों उसमें 1/2 या 1/4 या 3/5 के रूप में वसूला जाता था। यानी कि 1/4 1/2 के रूप में भी वसूला जाता था और 3/5 के रूप में वसूला जाता था। जैसे मतलब कि शासक चाहते थे वैसा ही वसूला जाता था। यानी कि लूट का माल एक ऐसा था जो मतलब कि जिसे हम खम्स के रूप में जानते हैं। यानी कि सैनिक जो बड़ी भारी मात्रा में जो मतलब कि खजाना लूट कर लाते थे, तो प्यारे दोस्तों उसी से संबंधित है। इसमें हम देखते हैं सिखों को परगनों में विभक्त किया गया था। परगना क्या है? सिखों को परगनों में विभक्त किया गया था और अमील एक अमील नाम का जो परगना का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। यानी कि अमील नाम का एक परगने का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। यानी जो लगान दिल्ली सल्तनत काल में लगान को निर्धारित करता था उस मिश्रित प्रणाली को हम मुक्ताई के नाम से जाना जाता था। तो प्यारे दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो हम नेक्स्ट पॉइंट वीडियो पर मिलेंगे और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। जय हिंद।